ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। सबका स्वागत है। कल अटल जी की जयंती है, जन्मतिथि है और इसलिए दो नए परियोजनाएं शुरू हो रही है। पहली स्कीम है अटल जल। आप सबको पता है कि देश में 65% इरिगेशन भूजल से होता है और पानी की सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों में 85% भूजल से होती है। इस भूजल का ठीक तरह से प्रबंधन हो, कार्यक्षमता उसकी बढ़े, उसका उपयोग ज्यादा हो, इसके लिए ये अटल जल मिशन, अटल जल ये कार्यक्रम तैयार किया है। आज उसको मान्यता दी गई। उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, 3,000 करोड़ भारत सरकार देगी। जिन राज्यों को अभी शुरुआत में ये मिल रहा है वो उनको पूरी ग्रांट है और इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, इतने 7 प्रदेशों के 8,350 गांव उसमें निश्चित हुए हैं। इन गांवों के सभी लोगों के और किसानों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम बनेगा और उनका पार्टिसिपेशन, ये इसका मुख्य प्राण है, सहयोग जनता का। और इसमें लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर मैंने भी एक काम किया था पुणे में, तो लोगों में जन जागृति पैदा हो, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग हो और पानी का अच्छा ज्यादा उपयोग हो, उस पर ज्यादा निगरानी हो, उसका ढंग से बजट बने और एक पानी की सुरक्षा तैयार हो उस गांव के लिए और उसका किफायती उपयोग हो, ये उसका उद्देश्य है। ये एक महत्वपूर्ण है किसान की आय दुगुनी करने की दिशा में, पानी की सतत उपलब्धता के लिए। दिस इज वन बिग प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। द न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टाइटल्ड एज अटल जल। दिस स्पीक्स अबाउट ग्राउंड वाटर and with the cooperation of the people of the villages of 8,350 villages spread over Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, this will address the problem of demand side management. It will improve the efficient use and provide water security, prepare water budget and better monitoring it will ensure. So this is one very ambitious program with 6,000 crore rupees of approval today cabinet gave and 3,000 from government of India and 3,000 from World Bank, and this will be grant for all these 7 states. कैसे होगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हाँ, 6 हो गए। 7 राज्य है। मैं एक बोला हूं आपके, नहीं 7वां बताओ जरा। कर्नाटक। 1 मिनट, कर्नाटक। तो वो हो गया। यानी आप कितने एकदम जागरूक है ये दिखता है, क्योंकि अगला आइटम जब मैं लाऊंगा उसके लिए अटल टनल एक दूसरा कार्यक्रम है कि आपको पता है मनाली से लेह तक एक टनल खोदने का काम 2005 में अप्रूव हुआ था। 2003 में उसकी कल्पना अटल जी के समय बनी थी। मनाली से लेह तक उसका लाहौल स्पीति के तक का काम सुरुंग में, ऊपर लाहौल स्पीति है लेकिन वहां तक का काम अभी पूरा हो गया है। 80% काम पूरा हो गया है। इससे 46 किलोमीटर का रास्ता बचेगा और 5 घंटे प्रवास के बचेंगे। इसका हिमालय के पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि वाहनों का प्रदूषण भी कम होगा और ये 4,000 करोड़
आज और मंजूर किए हैं। इसकी सबसे विशेषता है कि दुनिया में ये 8.8 किलोमीटर का ये टनल 10,000 फीट से ऊपर ऊंचाई वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल होगा। तो दिस टनल विल ऑल्सो बी नेम्ड विथ अटल जी, सो इट विल बी अटल टनल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दिस अटल टनल विल डेफिनेटली बी एन वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट बिकॉज already 80% work is completed. 2020 and tomorrow this Atal Jal and Atal Tunnel both will be launched. हाँ, एंड कल और भी एक कार्यक्रम है लखनऊ में। अटल जी का एक स्टैचू, अटल जी मेडिकल सेंटर जो है उसका नामकरण भी अटल मेडिकल सेंटर किया है। वहां अटल जी का स्टैचू है। प्रधानमंत्री और राजनाथ जी दोनों वहां जाएंगे। आपको पता है लखनऊ से अटल जी कई बार चुन के आए, तो उनका एक तरह से वही पहचान प्रमुख है। तो वहां से वहां उनका ये एक तरह से स्मारक हो रहा है। अब आते हैं हम सेंसस और एनपीआर पे। ऐसा है, भारत में अभी ब्रिटिश जमाने से देश के जनसंख्या का सेंसस होता है, जनगणना होती है। इस जनगणना में ब्रिटिश जमाने में आजादी के पहले 8 हुए थे, आजादी के बाद 7 हुए, यह अब 8वां यानी कुल मिला के 16वीं जनगणना हो रही है। इसमें सभी लोगों की गिनती ये मुद्दा होता है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा, क्योंकि एनपीआर भी एक समझने जैसी है। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नहीं, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है, तो 2020 में हाँ, तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। और इसलिए ये जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मैं देख रहा था अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई कि इधर टीवी पर कुछ न कुछ दिखने लगा मुझे, वो सही नहीं है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सो नथिंग हैज बीन न्यू। पिछले 6-8 महीने से हर 10 साल के बाद ये होगा। 2010 में पहली दफा हुआ, यूपीए ने शुरू किया और इसलिए मनमोहन जी ने उसके कार्ड बांटे। तो एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार होगा, जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी। और इसलिए इससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। इसका फायदा ये होगा कि टारगेटेड बेनिफिट्स जो होते हैं
समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है। ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है, और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज, सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी भी बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर, इसमें पीडीएस के लिए, सर्वम के लिए ये जानकारी उपयोग में लाई जा रही है, और राजस्थान में भामाशाह योजना के लिए भी लाई गई। इससे बाकी भी बहुत सारे फायदे हैं, आपको मैं दूंगा। सो आई जस्ट रिपीट दैट वी आर लॉन्चिंग अ मैसिव program of national census which happens every 10 years. So 2021 is the census year, and housing, every house will be mapped, listed during April and September 2020, and in February 2021 head count will be done, and this time it will not be a long form. Those who will take benefit of the special mobile app which will be created to upload the details. It is self-declaration. No document is required, no proof is required, no biometric is required, and this is already accepted by all the states, and all the states have already notified it, and they have already started their training camp for the employees engaged. This National Population Register will be also was started. So this is the 16th census. 7 pre-independence, 8, and now these are 8 with this census. So this is 16th census which is going on for last so many years, and there will be National Population Register also, which was started by UPA government in 2010, and Manmohan Singh as Prime Minister distributed the cards, and those cards were distributed because that was the proof of you have been registered as in the National Population Register. So there will be, the provision is nearly 13,000 crore rupees, 8,754 crore rupees for census, and 3,941 crores for NPR. So this will really benefit for target beneficiary schemes. It can cover all beneficiaries and right beneficiaries. And already states are using NPR data, and with the help of technology, which will be embedded into the process of census and National Population Register, the results will be earlier. Otherwise, you know that the census result of 2011, the interim results came in 2016. And now we are waiting for 9 years to have the final results. So this actually takes till the next census, you get the results. So instead of that, with this help of technology, you will get, and that is the correct way of planning, and you can plan better and you can implement it better with targeted benefits. So this is census and NPR. This is a very important program. Today was approved. Then there is IBC, 8,754 crore for census and 3,941 crore for National Population Register. Nearly 13,000. So then there was decision again for the ordinance to be issued on IBC code. And as you know, this Modi government started this IBC to resolve
the commercial disputes in an amicable way and ensure early recovery of bank loans and government dues and also labor dues. So this 32A has been added, and as you know some cases like SR, Bhushan and many other cases which were entangled even after NCLT decision. Now those difficulties will be solved through this ordinance, and foreign direct investment will be encouraged to come and participate, and our country's own investors are also will be benefited with this, because they will be free of many of the court processes or the seizures or anything. At the same time, all the licenses will continue, because that is essential till the license is transferred to his name, the new industry's name. That must continue, and services and critical services will also be continued. So this will bring in more clarity, will bring in more FDI, and now after President, it will go to President first for his approval, and once he approves, this ordinance will come into force. In yet another important issue, decision, Swadesh Darshan, a new project is being launched. Swadesh Darshan. This is already 627 crore rupees of 10 projects are already sanctioned of tourism development. And now today we have already sanctioned additional 1,854 crores. 1854 करोड़ की लागत से पर्यटन का विकास हो और उसको एक दिशा मिले, क्योंकि भारत जैसी समृद्ध और विविधता अनेक देशों में नहीं है। ये विविधता को दर्शन ढंग से हो, उसके लिए पर्यटक जो आता है उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए, उसको अच्छे निवास और साफ सुथरे टॉयलेट्स, हाइजीनिक फूड, ये सब चाहिए। तो इसकी सारी व्यवस्था और सर्किट की सारी जानकारी चाहिए पर्यटन स्थल की, ये सब इसेंशियली प्रोवाइड करने के लिए आज का ये कार्यक्रम बना है। और इसमें 15 सर्किट्स हैं, 15 सर्किट में हिमालय सर्किट, नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल सर्किट, डेजर्ट, कोस्टल, इको, तीर्थंकर, spiritual and Ramayana. All these circuits will be developed, and once we start with this money, in next 2-3 years there will be more money flowing in, and that will really ensure India will become tourist destination. Be it coastal, be it desert, be it hills, be it anything. You will get full enjoyment and facilities of good tourism spots, and therefore Swadesh Darshan is a new scheme, was also approved. Then in a major reform in the defense sector, it was approved that there will be Chief of Defense Staff. Chief of Defense Staff. We are giving the details in our press release. He will be 4-star general and will head new department of military affairs. So this is one very important decision of reform, and Piyush will also tell about yet another reform in the railway sector. But this is a defense reform which is very important. तो दूसरा एक आर्म्स एक्ट पास हुआ था, तो आपको पहले पता है जब तक आर्म्स एक्ट नहीं हुआ तो एक आदमी को 3 शस्त्र रखने की परमिशन थी। जब यह हमने कानून बनाया तो 3 का 1 किया था, लेकिन जिनके पास शस्त्र है, इतिहासकालीन भी है और बाकी सब है, तो उन्होंने जब बताया तो उनकी भी सुनी है, और अब 1 के बजाय 2
आर्म्स, लाइसेंस आर्म्स कोई भी रख सकता है, उसकी प्रोविजन की है. सो इट वॉज अर्लियर 3, it was made to 1 and now it will be 2 will be allowed. So आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए, इसलिए लंबा समय भी चला. और ये एनपीआर और सेंसस के कारण दोनों एक साथ एक्सरसाइज शुरू करने से बहुत पैसा भी बचता है और लोगों की सुविधा होती है. उनको बार बार वही जानकारी अलग देनी नहीं पड़ेगी. एक 16वीं बार हो रहा है, एक दूसरी बार हो रहा है. दोनों का उपयोग टारगेटेड बेनिफिशियरीज को रीच आउट करने के लिए होने वाला है और देश का एक बड़ा काम होगा. और इसमें जनता पर भरोसा रखकर ही जानकारी इकट्ठा करेंगे. सेल्फ सर्टिफिकेशन है, कोई प्रूफ नहीं मांग रहे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, कोई बायोमेट्रिक नहीं है. आधार कार्ड में बायोमेट्रिक होता है, यहाँ वो भी नहीं है. तो सही जानकारी सभी दे तो उनका भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा, योजना अच्छी बनाने के लिए भी उसका फायदा होगा. आप भी इसी स्पिरिट से लोगों तक ये विषय पहुंचाए. हाँ, मेरे सवाल समाप्त करते आग्रह है तो हाँ नहीं, उसका मैं बताता हूं. In a landmark decision with a tremendous reform in a higher defense management in the country, the government has approved to create the post of Chief of Defense Staff in the rank of 4-star general with salary and perquisites equivalent to service chief. And the Chief of Defense Staff will also head the Department of Military Affairs to be created within the Ministry of Defense and function as its secretary. So, we are giving you the full details. हाँ, सभी पूरे देश में हुआ. ऐसा है यूपीए में हुआ तो अच्छा है और अभी बुरा, ऐसा नहीं होता ना. सभी जगह हुआ था और अभी भी सभी. एक मिनट, सभी नहीं. नो बायोमेट्रिक, नो प्रूफ, नो डॉक्यूमेंट, ओनली नो अदर. You have to give your self certificate. Aadhaar number, if you give, it is optional. It is optional. हाँ. ममता बनर्जी की सरकार ने और केरला की सरकार ने दोनों ने इस पर वोट लगाया. Is that invalid? Is that what you're saying? ऐसा है, मैं जो वर्क इन प्रोसेस है उस पर नहीं बात करता, लेकिन उन दोनों सरकारों ने नोटिफिकेशन निकाला है इसके लिए और उनका ट्रेनिंग चल रहा है. हाँ, गलतफहमी है, ठीक है. सीडीएस ये नहीं, ये कैबिनेट नहीं तय करती, उसका तो निर्णय प्रक्रिया से होता है एसीसी तक. So as far as NPR is concerned, the suspicion about it being backdoor NRC is because there is this thing that as far as the citizenship rules of 2003 is concerned, doubtful citizens will also be identified as far as the NPR is concerned. See, this will be the exact exercise of UPA which all of you welcomed. The same is we are implementing now. You can't say wrong. All residents. All residents, no identification, self-declaration, no proof, no document. एक मजेदार बात बोलता हूँ. अभी no कुछ card. मैं छोटा सा नोट मांग रहा था. 8 लोगों के बीच में उनको पेन नहीं मिला. हाँ, 8 लोगों के बीच में एक पेन नहीं मिला. मैं राइट? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो पहले से चले आ रहे हैं उसको फास्टर टाइम फ्रेम में करके या उसका तो use. एक मिनट. हाँ, पूछिए. Please, one at a time, please. One at a time. नहीं, बेबुनियाद है. ऐसा है, बेबुनियाद आरोपों का मैं जवाब नहीं देता. लेकिन जो यूपीए ने किया वही हम दूसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि वो हर 10 साल में करने की योजना है. एक मिनट, यूपीए ने जो योजना बनाई 2010 में की, वो 2020 में हम कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद करनी है. एक मिनट, और सभी राज्यों ने नोटिफिकेशन किया है और ट्रेनिंग चल रहा है. और जैसे फिर से मैं कहूंगा आपको, क्योंकि किसी ने फिर से पूछा,
नो बायोमेट्रिक, नो प्रूफ, नो डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन, सरकार का जनता पर भरोसा। Friends, just 1 minute. There is a very important decision. हाँ, एक मिनट। Happening for years. What I want to understand is that in the NPR, what is the extra information that you're seeking for, which earlier the governments were not asking for? Nothing. See, nothing. Then what is the protest then from these governments? No, nobody, without No, from reading, the state see, governments no, now. no state, see, 1 minute. They have stalled it. I have- Kerala, no. West Bengal, they've stalled Arey it. Baba, they have issued notifications. They are already notified. They have already notified. और ये एक डिसीजन, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। कंफ्यूजन, कंफाउंडेड नहीं करना है, इसलिए मैंने पत्रकारों से अपील की। प्लीज हाँ, सर एक इधर सवाल, एक सर एक सवाल इधर है अरे सर। एक मिनट ना। नहीं, सर नहीं। सर बस सर एक सवाल है। पहला तो ये कि एनपीआर पे कई सवाल हो गए कि क्या एनपीआर के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एनआरसी का जिक्र कैबिनेट में आया, नहीं, और क्योंकि दूसरा सवाल सर ये है कि एक मिनट जी इसका दूर दूर तक एनआरसी से कुछ भी संबंध नहीं है। ये 2010 में एक नई अच्छी पहल शुरू हुई, उस समय यूपीए सरकार में थी, लेकिन एक अच्छा काम शुरू हुआ, उसी को हम जारी रख रहे हैं। और इसलिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विथ एनआरसी। क्या एनआरसी का जिक्र सर कैबिनेट में आया? एनआरसी का जिक्र कैबिनेट में आया? अरे जिसका अब चंद्र सूर्य का आया क्या? अब नहीं आया। सर दूसरा सर ये जो Please, just. Times the government has told the parliament that there is a decision to prepare NRC based on NPR starting from July 2014, July No. 23. There is an answer. I completely deny. No, do you deny the parliament answers? No. Do you? No, yes. No. We can read it out to you. 1 minute. We you can don't read it know. out to you. 1 minute. NPR will be used as NRC. We have never said, never meant. ऐसा है, कंफ्यूजन कितना करोगे? सच्चाई को, एक मिनट, सच्चाई को आँच नहीं, अच्छे को भागने की जरूरत नहीं। Sir, please. This is a reply given by Kiran Rijiju on 23rd July 2014. The government has now decided to create the National Register of Indian Citizens based on the information collected under the scheme of NPR एक मिनट। by verifying the citizenship of all individuals in the country. So Yeah, your it's only answer, NPR. एक minute, answer itself is very clear कि that there is no relationship between NRC and NPR. NPR was created first time in 2010. So after 10 years, it will be created in 2020, in 2030, in 2040, in 2050, in 2060. Should I go? 27? No. Please, just Question I have listen. answered. NRC is not discussed at Answer. all. Let us move now to the important. Just एक ही मिनट, बस एक करके छोड़ते हैं। This app will be used, App. and also form has to be filled. App, So no, that's why I'm asking, sir, how does one the minute. time will come down? तो One लोग जो minute. कर रहे थे बल्कि दोबारा करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। नहीं, वो आपको याद होगा, सेंसस पिछली दफा जब किया तो आपने भी भरा ही होगा। तो लंबा फॉर्म होता है, जो अपने घर आता है इनविजिलेटर, तो उसको लेकर हमें आधा पौना घंटा बैठने पड़ता है, तब घर के सभी लोगों का जानकारी होती है। तो ये अपने अपने समय पे हम ऐप का उपयोग करेंगे, वो कंपलसरी नहीं है। नथिंग इज कंपलसरी, ओनली ही registration benefits him because it's a national population register. It's not citizen register. It is a population register. भारत की आबादी 130 करोड़ है, 135 करोड़ है, 140 करोड़ है, क्या है ये उससे पता चलता है। प्लानिंग बेटर होता है, कौन किस स्थिति में है ये होता है। सो दीज आर द यूजुअल प्रोसेसेस, वन शुड टेक इट इन दैट स्पिरिट ओनली। now we move to. एक मिनट, पिछले कुछ दिनों में
जो न्यूज़पेपर में आया हुआ उससे आप ही खुद कंफ्यूज होंगे, ये मुझे भरोसा नहीं था। ऐसा मत हो। हाँ बताइए। भरपूर अंतर है। एनआरसी इज एनपीआर इज ए पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी इज ए सिटीजनशिप रजिस्टर। एनआरसी सेंसस में डिफरेंस होता है। वो एक्चुअली हमने आज इसमें भी डिटेल दिया है। सेंसस जैसे मैंने कहा 16वीं बार हो रहा है, तो उसका एक फॉर्म है और एनपीआर का एक फॉर्म है। बहुत थोड़ा फर्क है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक 2010 में शुरू हुआ जो 2020 में पूरा होगा, और दूसरा 2021 में हाउस टू हाउस जाके ये करेंगे, वो 21 की सेंसस होगी और एनपीआर 2020 का होगा। ये फर्क है। सर जो अभी जो कैबिनेट में प्रपोजल था सर होम मिनिस्ट्री का, सर होम मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया था कि जो अभी एनपीआर होगा 2020, इसमें आप जो है पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी पूछेंगे। होम मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है। ये ऑप्शनल है, ये कोई ये नहीं है। देखो फॉर्म में जैसे आप किसी भी विषय में फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में 10 जानकारी मांग ली, तो उसमें कुछ कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है कि जो भरना है। आपकी जन्मतिथि ये तो आपको भरना है, लेकिन माता पिता की जन्मतिथि याद नहीं तो भरने की जरूरत नहीं। तो उसमें कोई अरे वो नहीं, मैंने फॉर्म नहीं देखा अभी, सब देखो बाद में। आज कैबिनेट तय करती है तो फॉर्म नहीं, वो एक्सपर्ट्स तय करते हैं। और फॉर्म में ऐसी कोई भी नई चीज नहीं है, तो ये समझ लीजिए। और फिर थैंक यू वेरी मच। Very important decision from the railways, please. Just wait for that decision. हाँ, अभी पीयूष जी आपको बताएंगे, क्योंकि रेलवे में 150 साल भारत में रेलवे चली, उसमें जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना, उसकी जो दिक्कतें या कुछ होता था, उस पर एक उपाय करने वाला बहुत बड़ा रिफॉर्म उन्होंने लाया है। तो पीयूष जी। धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे पहले तो बिफोर आई बिगिन, मुझे अभी भी जानकारी मिली, एक हमारे सहयोगी पत्रकार नवभारत में काम करते थे महाराष्ट्र में, अनुज गुप्ता जी, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी तरफ से और हम सबकी तरफ से मैं उनके परिवारजनों को संवेदना और शोक प्रकट करना चाहूंगा। टुडे इन द कैबिनेट a very historic decision was taken to restructure the railway board along functional lines. The railway board started in 1905, and over a period of time, it has divided the Indian railway management into several silos, several departments, and today we have a chairman and 8 members, each one of them coming from a different service. There are 8 organized services in the Indian Railways. Each one has one member in the railway board, and therefore right from the day you join the railway service, you are a part of one or the other of these 8 services, and therefore all through your career you are literally locked into your service, and till you become chairman. Chairman is the only one where there is one chairman. Everywhere else you are basically being counted as a departmental representative. Even at GM and DRM level, which are general management posts, you have quotas that you can't have more than 10 people from one service, let's say at each of these positions. Today the Union Cabinet took a very historic decision to merge all these 8 organized services into one service called the Indian Railway Management Service, IRMS. And now all the employees at management level, all the 8,400 employees who work for the Indian Railways at the management level will all be coming into the railways through one service called Indian Railway Management Service. We are in fact modernizing the legacy that railways has carried for so many years. It's a huge breakthrough which has been achieved with the collective wisdom
of the entire railway family. On 6th and 7th of December, the entire railway board, all senior officials of the railways, and all other officials up to a very significant level, about 1,200 officers, interacted with each other, free-flowing interaction for 2 days. About 400 of them were in Delhi. The rest were all on video conference from all over the country. Smaller groups deliberated on what is the future of Indian Railways if we want to make it a world-class railway, how the railway should be structured to meet the challenges of the 21st century, how can we bring about unity in the working of railways, how can we modernize the railway processes so that we can invest 50 lakh crores in the next 12 years and truly make it a vehicle of growth in the country and a vehicle to serve the people of India and expand its footprint on carrying freight in India, goods and other material. Collectively, the entire railway felt that we have to break this departmentalism, we have to break these silos, and this kind of a transformational initiative being done after almost 119 years, ever since the railway board started, I think will set the path to Indian Railways to a very high growth trajectory. We'll create an organization that will deliver results speedily and to large scale. It will be a unified organization, an agile organization which can take quick decisions and work single-mindedly as one, not divided into departments. It will also be able to take on, head on, or take the challenges of the 21st century and of a modern railway to the next level. We will now have only a 5-member railway board, one chairman who will be designated chairman and chief executive officer, and 4 functional members. One will be member infrastructure, who will look after the growth and expansion and development of the railways. One member rolling stock and traction, who will look after all the associated material that is required to run the railway. One will be the member finance, and 4th will be the member operations and business development. Now, in these 4 functional railway board members, all the services, current 8 services, members will have an equal opportunity based on merit cum seniority to become a part of the railway board. Posts will not be fixed and fitted based only on what cadre you come from, and the overall mechanism to ensure that all our employees' seniority is protected, their promotion avenues are protected. We will have an alternate mechanism which will work, a committee of secretaries will work, and a group of ministers will work to finalize the exact terms by which we will ensure that promotion and seniority of all the 8,400 employees will be protected. One very major decision associated with this, as we are reducing 3 apex level positions, 3 members will be less. Out of 8 members, there will now be 4 members. One will be a DG, Director General, who will look after staff functions under the chairman, and 3 apex level positions will be surrendered. So we'll have a trimmer board, we'll be able to save costs, and the entire pyramidal structure will be saved. But the good news is we'll be able to upgrade the 27 general managers working at the zonal level and at all the various production units and specialized units. 27 general managers of the Indian Railways will now be given the apex grade, the highest grade in the government of India, the secretary level grade. So we already have 10 secretary level posts in the railways, 27 more will be added. And we'll now have all the general managers who have to deal with the different state governments, different police and state governments, have to take major decisions at the local level.
they will all be designated at the apex level, that's the secretary level. We also plan to have a huge delegation of functions so that the board function is more policy making and future planning, whereas operational flexibility and autonomy will be given to the zonal railways and then to the divisional railway managers, DRMs. In this way, we'll end departmentalism, we'll ensure smooth working of the railways, expedite decision making, and create a long-term vision which will be coherent for all the rail family and promote decision making in the best interests of the people of India and in the best interests of the nation. So this is a huge reform measure which will transform the future of Indian Railways, the way it works, the way it is operating and the way it is serving the people of India. थोड़ा हिंदी में बता देता हूं, आज भारतीय रेल की जो व्यवस्था है उसमें 8 अलग अलग सर्विसेज सेवा देती हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, सिविल इंजीनियरिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, स्टाफ अलग है. बहुत सारे अलग अलग गुटों में आज रेलवे विभाजित हो चुका है. साथ ही साथ रेलवे बोर्ड में भी एक एक सर्विस का एक एक मेंबर नियुक्त होने के कारण ऊपर से नीचे तक पूरे रेलवे को डिपार्टमेंट्स में हमने बांट दिया है. ये व्यवस्था 1905 से शुरू हुई है और सेवा की है रेलवे की, लेकिन अभी उसको अति आधुनिक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई. कई सारी कमिटीज बैठी हैं जिन्होंने यही सुझाव भारतीय रेल के विस्तार के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया. सबसे पहले प्रकाश टंडन कमेटी ने 1994 में 1994 में कहा था कि यूनिफिकेशन होनी चाहिए सब सर्विसेज की. फिर राकेश मोहन कमेटी ने 2001 में यही बात कही. सैम पिट्रोडा कमेटी ने 2012 में यही बात कही और विवेक देबराय कमेटी ने 2015 में यही बात. तो सरकारें कई सारी आई, हर सरकार में ये विषय चर्चा हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में आज भारत की यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने ये अहम, महत्वपूर्ण और बहुत ही साहसी निर्णय लिया कि ये 8 सर्विसेज को अब यूनिफाई करके एक सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया जाए. अब जो गुटबाजी में रेल बटी हुई थी और अपने अपने डिपार्टमेंट के बाहर लोग नहीं देखते थे, अब सभी एकजुट होके देश की जनता की सेवा, देश को माल ढोने का जो बड़ा एक साधन है रेलवे, उसमें और विस्तार करना और भारतीय रेल को अति आधुनिक बनाने में हम सब अधिकारीगण ऊपर से नीचे तक एकजुट होके काम करेंगे. इससे काम करने की गति भी बढ़ेगी, इससे बड़े स्तर के काम हम ले पाएंगे. चुनौतियों का सामना करने के लिए भी रेलवे और मजबूत होगी और यह बुनियादी सुधार कई वर्षों से होना चाहिए था. इसका बहुत लाभ भारतीय रेल में होगा, जनता को अच्छी सेवाएं देने में, निर्णय की प्रक्रिया को और गति देने में, और ये इतने 114 साल की विरासत को हम और आधुनिक बनाने में एक बहुत बड़ी पहल कर पाएंगे. हमने एक परिवर्तन संगोष्ठी रखी थी 7 और 8 दिसंबर 2019 को. वैसे तो ये चर्चा 3-4 साल से 2015 से लगातार चले आ रही है. पिछले 2 सालों में मैंने लगभग 6 ऐसी बड़ी बैठकें की सभी उच्च अधिकारियों की. ये आखिरी बैठक में पिछली जो हुई, इसमें उच्च अधिकारी सब सम्मिलित थे अशोका होटल दिल्ली में, और करीब करीब 800 से 1000 और लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े. इनकी छोटी छोटी ग्रुप्स में डिस्कशन हुई. 10 ग्रुप्स ने अपने अपने ग्रुप्स में इसकी चर्चा की. तो सब सर्विसेज, 8 सर्विसेज की सहमति से यूनानिमस रेजोल्यूशन रेलवे बोर्ड ने 8 दिसंबर को तय किया कि अब ये डिपार्टमेंट और गुटबाजी रेलवे में खत्म की जाए. जब अगला साइकिल शुरू होगा भर्ती का, उसमें सभी लोग एक ही इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस
के नाम से भर्ती होंगे और आगे सबकी प्रमोशन, सबकी जो सीनियरिटी है उसको तय करने के लिए, जिससे किसी को भी नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति को नुकसान हुए बगैर इसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज भी इसमें विचार विमर्श करके रेलवे बोर्ड के साथ और रेलवे के अधिकारियों के साथ और डीओपीटी के साथ सहमति बना के इसको आगे कैसे कार्यान्वित करना, नीचे तक बिठाना, ये 2 साल के प्रयासों के बाद एक ऐतिहासिक सुधार की आज पहल कैबिनेट के निर्णय से हुई है। इसका बहुत दूरगामी परिणाम देश को मिलेगा। भारतीय रेल इससे वास्तव में और अच्छी सेवाएं दे पाएगी और मुझे लगता है कि आगे चल के सभी क्षेत्रों से जो लोग भारतीय रेल की सेवा में आते हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा, प्रमोशन का भी अच्छा मौका मिलेगा, ग्रोथ का भी, और मेरिट कम सीनियरिटी पे लोगों को आगे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। धन्यवाद। Yeah, please, one by one. Please just wait. अतुलिया जी आप बताएं कौन पहले? Yes, बोलिए. Yes, sir. Mr. Goyal, He will decide. this will end the turf war, I believe. But when the first IRMS will be appointed, the first batch of IRMS, 2022. 2000? 2021. So will be the examination. 2020 के एग्जाम का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है, फिर भी हम वो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ देंगे, वो तय करेंगे कि एग्जैक्टली कब से लागू करना और किस तरीके से इसको आगे लेके जाना। So this will end the turf war. Okay, sir. Thank you. सर ये सवाल है क्योंकि एक पूरी अनाउंसमेंट में जो डिसरप्शन हो रहा है रेलवेज में आप करने जा रहे हैं, मतलब इन पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव। ना सर सुन तो लीजिए, इन पॉजिटिव सेंस इट्स अ पॉजिटिव डिसरप्शन। पर इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बोल गए कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन कम सीईओ, इट्स एक्चुअली ओपन्स अ न्यू एरा वेदर देयर विल बी नाउ रेलवे पीपल विल बी देयर एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सम आईएएस ऑफिसर। इसमें ऐसे नहीं, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं आएगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का ही अधिकारी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। इसमें ऐसा है कि मैं स्वयं भी मंत्री रहा हूं अभी 2.25 साल। मेरा अनुभव है ये है कि आज की जो व्यवस्था है इसमें 8 मेंबर और चेयरमैन लगभग फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स के रूप में चेयरमैन की भूमिका रहती है और हर एक मेंबर अपने डिपार्टमेंट की चिंता करता है ज्यादा, रेलवे की चिंता दूसरी, पहले अपने डिपार्टमेंट की चिंता। और एक खुशी की बात है कि पूरे रेल परिवार में कोई के दुख थोड़े बहुत लोगों को कभी ना अच्छा लगे तो ऐसा तो हर चीज में, हर निर्णय में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन पूरे रेल परिवार में इसका स्वागत किया, बड़े तालियों के गूंज से इसका स्वागत किया जब ये संगोष्ठी हुई थी। और खास तौर पे जो युवा युवतियां हैं रेलवे में सेवा देती हैं, उन्होंने तो बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत किया, क्योंकि उनको दिखता है कि भारतीय रेल ये गुटबाजी में जब तक रहेगा तब तक हमारा रेलवे का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत लंबे अरसे तक परिणाम देखने को मिलेगा। इसका हेड आईआरएमएस से ही होगा, मेंबर्स भी आईआरएमएस से होंगे। एक ऑप्शन रखा है अगर आगे चल के जरूरत लगे, और मेरा मानना है ये कई कमिटीज ने रेकमेंड भी किया, दिब्रॉय कमेटी वगैरह ने, कि कुछ आउटसाइड टैलेंट को नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन यानी इंडिपेंडेंट रूप से आके हमें सलाह मशुरा दें, रेलवे बोर्ड को अति आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है उसकी जानकारियां मिले। तो मेरा खुद का अनुभव है कि मैं रेलवे को समझता नहीं था, एक यात्री के अलावा मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा रेलवे से, तो एक नए आइडियाज देने का एक मौका मिला। और इतनी अच्छी बात है कि भारतीय रेल ने उन नए आइडियाज को स्वीकार किया। अगर आप में से किसने कल्पना की थी कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग देश में समाप्त हो जाएंगे, पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क पे आज अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग समाप्त हो गए। आप में से किसने कल्पना की थी कि यही अधिकारी जो 167 सालों से भारतीय रेल चला रहे हैं, मात्र 6-7 महीने में 800 से बढ़ा के 5,500 स्टेशन तक वाईफाई की सर्विस पहुंचा देंगे 6-8 महीने में। क्या आप में से किसी ने कभी सोचा था ये गति से रेलवे काम कर सकती है? कभी आपने कल्पना की थी कि 2017-18 में सेफेस्ट ईयर इन इंडियन रेलवे होगा और फिर 18-19 में उससे भी सेफर ईयर? वी हैव हैड 2 years व्हिच आर द सेफेस्ट ईयर इन इंडियन रेलवे।
क्या आपने कल्पना की थी कि MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली की, जिसमें 2014 तक एक भी कोच खुद का नहीं बना था, कपूरथला और चेन्नई से आके पेच और पेंट करते थे वहां पे 14 तक। क्या आपने कल्पना की थी कि 1000 कोच बनाने वाली फैक्ट्री, कैपेसिटी 1000 कोचेस, पिछले वर्ष 1425 कोच बनाएगी और इस साल का लक्ष्य लगभग 2000 कोच, यानी 1000 कोच की फैक्ट्री, जिसने 2014 तक एक भी कोच नहीं बनाया, 2019-20 में 2000 कोच बनाएगी, 200% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो क्षमता भारतीय रेल की अपार है, उसको अनलीश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। सर इसमें एक इशू please समझना just था wait, कि Mr. इसमें Rao is asking रेलवे में मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल पहलू भी काफी ज्यादा होता है, तो रेलवे के मैनेजमेंट और टेक्निकल को अलग अलग कैडर बनाने की भी कुछ कमेटी ने सिफारिश भी की थी, अगर कमेटी का नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सारे को मिला दिया जाए टेक्निकल इसमें 2 राय थी। एक राय ये भी थी कि टेक्निकल अलग की जाए और नॉन टेक्निकल अलग, पर फिर सब युवाओं ने बोला, युवा युवतियों ने बोला कि फिर डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो आप एक ही करिए। आखिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक उदाहरण लें, अगर उसके फाइनेंस सेक्रेटरी बनते हैं, उसके इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बनते हैं, तो रेलवे में भी स्वाभाविक रूप से मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होंगे, स्टोर्स के लोग चाहिए होंगे, सिविल इंजीनियर। तो हर वर्ष जैसे बाकी विभागों में तय होता है कि किस टाइप की कैपेबिलिटी के कितने लोग भर्ती करने, वैसा तय होगा। उसके हिसाब से जब यूपी जो एग्जाम होगा इसके लिए, और इसके लिए एक अलग प्रक्रिया से एग्जाम, ये ऑल्टरनेट मैकेनिज्म तय करेगा। वो एग्जाम उस तरीके से होगा कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए कितना हमें कैपेबिलिटी, किस प्रकार के लोग चाहिए, उस प्रकार के लोगों को अंदर लिया जाए। पीयूष जी, बस सर्विस एक होगी, सर्विस बंटने से सोच बढ़ जाती है, सोच एक होनी चाहिए जनता की। सर 2 से 3 क्लैरिटी चाहेंगे कि अभी आपने बोला कि जो एग्जिस्टिंग रिस्ट्रक्चरिंग, अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, इसका एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ पर कितना असर पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है? अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ सब मर्ज हो जाएंगे, वहां से कुछ अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, सब मर्ज हो जाएंगे। और अभी जो 8 सदस्य हैं उनमें से 4 रह जाएंगे, बाकी को कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा? मैं भी एक नोट दे रहा था चेयरमैन को कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक वैकेंसी है बोर्ड में, एक वैकेंसी 31 दिसंबर को हो रही है और एक वैकेंसी 31 जनवरी को हो रही है, तो 3 वैकेंसी हो रही है, तो वही 5 रह जाएंगे और 4 मेंबर है और एक डीजी स्टाफ रहेगा वैसे भी, तो 5 एपेक्स पोस्ट रखी है। जो व्यक्ति एक रह जाएगा वो इंटरिम पीरियड के लिए में कंटिन्यू ऑन द बोर्ड, वो अल्टरनेट मैकेनिज्म उसको तय करेगा। सर इन 8 सर्विसेज को मर्ज करने की कोई टाइमलाइन है, कब तक मर्ज होंगी? ये अल्टरनेट मैकेनिज्म, 8 सर्विसेज तो आज से मर्ज हो गए। अच्छा, आज से, लेकिन इसकी मैकेनिज्म कि किस तरीके से सीनियोरिटी में सबकी प्रोटेक्ट करना, सबकी सीनियोरिटी, प्रमोशन एवेन्यूज कैसे बढ़ाना, वो सब अल्टरनेट मैकेनिज्म तय करके फिर उसको कार्यान्वित करेंगे। पर टेक्निकली तो आज कैबिनेट का डिसीजन होने से एक प्रकार से मर्ज हो गई है, पर अल्टरनेट मैकेनिज्म ये तय कर ले, उसके बाद इसको नोटिफाई करेंगे और फिर जो भी गजट वगैरह करना होता है वो प्रक्रिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, friends. Thank you very much. Very nice.